दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी हम इंडिया का मैप देखते हैं तो ऊपर में जो नेपाल है जो कि लगभग कह लो कि तीन तरफ से तो इंडिया से ही घिरा हुआ है। तो कभी आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि यार ये जो नेपाल है वो इंडिया का पार्ट क्यों नहीं है। मतलब कि नेपाल का कल्चर अगर देखोगे तो वो इंडिया का है, रिलीजन भी कह लो तो इंडिया का ही है। तो भैया फिर नेपाल इंडिया का पार्ट क्यों नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं और इसमें हम ये जानेंगे कि क्या हिस्टोरिकली कभी नेपाल इंडिया का पार्ट रहा है और आज़ादी मतलब कि कह लो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे नेपाल का सिचुएशन क्या था, क्या वो इंडिया का पार्ट था या इंडिया से अलग था, और क्या आज़ादी के बाद कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस बना जिसमें कि नेपाल इंडिया का पार्ट बन जाए। तो बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि देखो जब इंडिया आज़ाद हो रहा था ना तो इंडिया में करीब 565 प्रिंसली स्टेट था जिनके पास ऑप्शन था कि या तो वो इंडिया में ज्वाइन हो जाए या तो पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाए या फिर वो इंडिपेंडेंट नेशन बनकर रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये था कि इन 565 प्रिंसली स्टेट्स में नेपाल नहीं था। नेपाल आप कह लो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही आप कह लो कि नेपाल कभी भी इंडिया का पार्ट बना ही नहीं। मतलब कि ऐसा कह लो कि ब्रिटिशर्स ना नेपाल को एक बफर स्टेट के रूप में यूज करते थे। मतलब कि इंडिया और चाइना के बीच में अगर किसी बफर स्टेट को यूज करना है जिसमें कि कोई मिडिल मैन चाहिए तो वो नेपाल था। और उसके पहले भी कह लो तो चूंकि नेपाल आपका कि पूरा माउंटेनियस रीजन में है तो वो कभी भी इंडिया का पार्ट नहीं रहा। हाँ कह लो कि वो कल्चरली वो इंडिया का पार्ट हमेशा रहा है, रिलीजन वाइज वो इंडिया का पार्ट हमेशा रहा है। वैसे ऐसे नॉर्मली कह लो तो ब्रिटिशर्स ने नेपाल के ऊपर अपना कंट्रोल तो रखा था लेकिन कभी भी डायरेक्टली उसको अपने अंडर में नहीं लिया। हालांकि वो चाहते तो ये कर सकते थे। अब शायद आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि इंडिया के पास ना एक अपॉर्चुनिटी आया था आज़ादी के बाद कि नेपाल इंडिया का पार्ट बन जाए। तो ये स्टोरी क्या है तो ये हम जान लेते हैं कि देखो मिड 18th सेंचुरी में ना जो नेपाल आज आप देखते हो तो मिड 18th सेंचुरी के अराउंड में कह लो कि एक शायद डायनेस्टी फॉर्म होता है जिसमें कि पहली बार कह लो कि नेपाल ओवरऑल एक मोनार्की के अंडर आता है एज ए किंगडम के रूप में। अब ये कंटिन्यूसली ये मोनार्की सिस्टम चल ही रहा होता है कि 1846 में नेपाल जो शाह डायनेस्टी था तो उसके अंडर ही एक मिलिट्री लीडर हुआ करता था राणा। तो राणा डायनेस्टी वो चूँकि बहुत आगे बढ़ गया था, वो जो राणा थे तो वो आगे बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। तो कह लो कहीं ना कहीं लो कि जो शाह डायनेस्टी था तो उसका पावर को कम करके राणा टेक ओवर कर लेता है नेपाल में। और कह लो कि राजा का पोस्ट तो रहता है लेकिन जो राणा होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। इवन जो गवर्नमेंट अराउंड में होता है तो वो अल्टीमेट कह लो ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बन जाता है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट सबसे हाईएस्ट था। लेकिन जो शाह डायनेस्टी है उसका पावर को कम कर दिया जाता है, राजा का पावर को कम कर दिया जाता है। और ये कंटिन्यूसली चलता है 1951 तक, 1846 से लेकर 1951 तक आप कह लो कि राणा डायनेस्टी रूल करता है एज ए प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट में। और जो शाह डायनेस्टी जो किंगडम उस समय चल रहा था तो उसका पावर कम था। अब जाहिर सी बात है कि जब 1947 में देश आज़ाद हो जाता है तो जो राणा डायनेस्टी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि निरंकुश हो गया था तो उसमें कह लो कि विद द कॉपरेशन ऑफ इंडिया फिर लोकल मूवमेंट जो नेपाल में चल रहा था तो वो आज़ादी के लिए डिमांड करने लग जाते हैं। इवन जो शाह डायनेस्टी थे जिसके राजा थे वीर विक्रम सिंह तो वो भी कॉपरेशन करते हैं और फाइनली 1951 में जो राणा डायनेस्टी होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसी अराउंड में कहा जाता है कि उस समय जो नेपाल के राजा थे किंग त्रिभुवन वीर विक्रम शाह तो वो जवाहरलाल नेहरू को अप्रोच करते हैं कि आप एक काम करो कि नेपाल को अपने अंडर इंडिया में मिला लो एज ए स्टेट के रूप में। लेकिन इस समय जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो वो इस बात को डिनाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि देखो हिस्टोरिकली नेपाल एक इंडिपेंडेंट नेशन बनकर रहा है और आज़ादी हमने ली है इंपीरियलिस्ट कंट्री से। तो जाहिर सी बात है कि इंपीरियलिस्ट कंट्री से आज़ादी लेने के बाद हमें इंपीरियल नहीं बनना है और हिस्टोरिकली भी हम कभी भी किसी दूसरे के एरिया को अपने अंडर में नहीं लिए हैं। तो इसलिए हम एज ए डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में रहेंगे और आपके सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, आप इंडिपेंडेंट नेशन बनकर रहो। अब एक सेंस में बहुत से लोग कहते हैं कि देखो यहाँ जो जवाहरलाल नेहरू थे ना वो बहुत ही आइडियलिस्टिक हो गए थे, प्रैक्टिकल नहीं चल रहे थे। अगर इनके जगह मतलब कह लो कि कोई और प्राइम मिनिस्टर होता, चाहे वो इंदिरा गांधी होती या आज के डेट में जो नरेंद्र मोदी होते ना, तो वो आसानी से नेपाल को अपने अंडर मिला लेते। वेल ये समय की बात है, आज का ट्रू फैक्ट है कि नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो आराम से चल रहा है। वेल ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।